कहाँ पर थे? वी वर डिस्कसिंग आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन। क्रूड एक्सट्रैक्ट बनाए आपने, प्लांट से अगर आइसोलेट कर रहे हैं प्रोटीन को, तो एनिमल और या एनिमल को लीवर से मान लिया आइसोलेट कर रहे हैं, होमोजिनेट किया, उसका क्रूड एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ। तो क्रूड एक्सट्रैक्ट से आपने फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के द्वारा, फ्रैक्शनेशन कैसे कर रहे हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी फ्रैक्शनेशन कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड्स। ओके, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी है, उससे भी फ्रैक्शनेशन होता है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, उससे भी होता है। ओके, और दीज डेज, और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो। एंड दीज डेज मतलब मॉडर्न डेज क्या है कि अब हम लोग HPLC यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो इससे प्रोटीन अलग हो गया, लेकिन ये प्रोटीन भी जो है एक्चुअली हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी जो है प्रोटीन को फर्दर साइज के बेसिस पर अलग अलग कर देता है। लेकिन पहले वाले जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स थे जो उतना रिफाइंड नहीं है, उसमें जो प्रोटीन अलग हो रहा है उसमें डिफरेंट पूरा प्रोटीन का मिक्सचर है, सारे प्रोटीन है, छोटा प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन, मीडियम साइज, सब तरह के एंजाइम्स हैं, जो भी सेल में निकला है उसका प्रोटीन्स का वो है। HPLC भी उसको फर्दर रिजोल्व करता है, कर सकता है। ओके, तो अब आपने प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया और उसके बाद फिर आप उसको केमिकली यू कैन उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सपोज आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी आपको संदेह हुआ, जंगल में गए, आपको लगा कि इसका कुछ तो वैल्यू होगा मेडिसिनल, उसको उखाड़ के लाए और उससे एक्सट्रैक्ट बना के उसको तो आपने क्या सोचा, आपको पता नहीं कौन सा प्रोटीन हो सकता है, इसमें एनालाइज करें, तो उसका टोटल प्रोटीन को आइसोलेट किए। अब कैरेक्टराइज करना पड़ेगा प्रोटीन को, पहले तो मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कीजिए। तो यू हैव कैलकुलेटेड दिस मोलिकुलर वेट। ओके, मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लिए, तो अब आप क्या करोगे, उसको 110 से डिवाइड करके इसमें कितना अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकता है वो आप उसकी गणना करोगे। तो वाई 110, वाई 110? क्योंकि 20 हम कल बताए थे कि आपको 20 अमाइनो एसिड्स का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है 110 है। ओके, बट दिस इज नॉट द केस। लेकिन 110 से ही करते हैं, क्यों 110 से डिवाइड करते हैं, कंसीडर करते हैं एवरेज, उस पर हम आते हैं। एक्चुअली एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल 20 अमाइनो एसिड्स is 138 डाल्टन। ओके, लेकिन पेप्टाइड चेन में प्रीडोमिनेंटली जो है लाइटर अमाइनो एसिड्स आर मोर इन नंबर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन सीक्वेंस्ड टिल येट, अभी आगे बताएंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग। ओके, तो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन सीक्वेंस्ड टिल ये सबने पता लगाया बहुत बहुत प्रोटीन का। आप कोई भी प्रोटीन आइसोलेट करो, आपको लगेगा कि मैंने नया किया है, उसका डेटाबेस में जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो पहले हो चुका है सीक्वेंस। ओके, सो प्रोटीन्स जो है, क्योंकि जैसे सीक्वेंसिंग मेथड आया, बायोकेमिस्ट के पास अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आ गई। ओके, करते हैं सीक्वेंस इस प्रोटीन को, तुम करो उस प्रोटीन को, सब तब तक प्रॉब्लम था, नहीं कर पा रहे थे, तो सब झटाझट अपना अपना प्रोटीन को सीक्वेंस करके अपना नाम को रजिस्टर करवाया। तो अब प्रोटीन जो है, नोवेल प्रोटीन, जो नया प्रोटीन कोई पकड़ में आया किसी स्पीसीज से, नया स्पीसीज जिस पर ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, कोई नया, तो उस वो प्रोटीन सीक्वेंस जो है अभी मतलब अब नया नया पता लग रहा है उसका भी। तो 100 मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन सीक्वेंस। तो उसमें क्या है, देखा गया है एक पर्टिकुलर पैटर्न की लाइट जो अमाइनो एसिड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ज्यादा है। तो उस हिसाब से प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फिर कम हो जाता है। इसमें तो लाइटर भारी सब बराबर कंसीडर किए इन इक्वल प्रोपोर्शन 138, लेकिन प्रोटीन में लाइटर अमाइनो एसिड्स ज्यादा हैं, तो प्रोटीन में आ जाती है संख्या एवरेज molecular weight of the amino acids present in the protein, it comes around 128.
ओके, बट स्टिल इट इज हायर देन 110। लेकिन आप याद कीजिए पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक H2O मॉलिक्यूल अलग हुआ था एंड द अमाइनो एसिड्स आर नॉट, नाउ द अमाइनो एसिड दे आर रेसिड्यूज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बताइए आप लोग। 18 है ना, H2O, ठीक, H2O है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, 8 ही है ना एटॉमिक नंबर, हाँ 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका हो गया मोलिकुलर मास कितना? 8 दूनी 16। ओके, 8 प्रोटॉन हो गया, 8 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन भी है, 8 दूनी 16 हो गया। और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक्चुअली जो कॉमन वो वाला जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। कॉमनली फाउंड हाइड्रोजन पृथ्वी पर जो मिलते हैं ड्यूटेरियम्स। ओके, तो इसके इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं। अगर एक न्यूट्रॉन भी होता तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, नहीं सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, तो 2 जोड़ दिया 18 हो गया। तो 18 फॉर एवरी पेप्टाइड वन फॉर्मेशन 18 मोलिकुलर वेट इसका माइनस हो जाएगा हर अमाइनो एसिड से, क्योंकि वो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हो गए, तो हो गया 110। आई बात समझ में? तो नाउ what you will do, you will divide 110 in the molecular weight of the protein। इतना समझ में आया? यस। ओके, अब आगे देखिए, चूंकि अभी जितना भी हम बोल रहे हैं टाइप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसमें आप ये करोगे, मेन पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ और भी, और उसको फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब पॉइंट को। तो आप जो पॉइंट को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट्स आप वीडियो देख करके अपना नोटबुक पर उसको बना लेना। तो अब देखिए, प्रोटीन को आपने आइसोलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लिया, अमाइनो एसिड्स की संख्या आपने पता कर ली, इसको 110 से भागा दिए, कितना आएगा? 999, 90 डिवाइडेड बाय 110, 90.81। ओके, 90.8 आता है ये संख्या। तो आप क्या करोगे, ये इसको राउंड फिगर बना लोगे, 91 अमाइनो एसिड्स होंगे इसमें। ओके, अब अमाइनो एसिड्स की संख्या पता चल गई, लेकिन अमाइनो एसिड का कंपोजिशन नहीं पता है आपको, और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं ये भी नहीं पता है। पता है अभी तक? नहीं पता है। आपने प्रोटीन को आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के बाद कितना अमाइनो एसिड की संख्या है वो पता चली है। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं और किस सीक्वेंस में है ये नहीं पता है। क्लियर? आगे चलें। क्या यार तुम लोग इतना स्लो, समझ में आया कि नहीं आया? आया तो फट से बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना, तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। यस सर, आ गया। ठीक, अब जो है नाउ द मेजर टास्क इज you want to know the exact chemical nature of the peptide. That means you will identify the amino acids present in them. Okay, so how will you do it? How will you identify? And how the investigators first identified, how they have sequenced the protein. Okay, so this is the question. Answer lies here that the first, सबसे पहले जो है, क्योंकि आपका पॉइंट आप लिख लीजिए इसका,
the amino acid sequences of millions proteins have been determined. कैसे डिटरमाइन हुआ आपको याद होगा, पढ़े हैं आप लोग कि 50 का जो दशक था 1950 से 1960 तक का, ये बहुत ही ज्यादा इसमें डिस्कवरी हुई, काफी उथल पुथल मचा रहा। क्यों? क्योंकि उसी समय सब 1953 के आसपास आपका जेम्स डी वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो है वो डीएनए का क्या दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल प्रपोज कर दिया था। उसके पहले डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता था। तो स्ट्रक्चरल बेसिस जो है आपका, क्योंकि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा था ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, तो स्ट्रक्चरल बेसिस जैसे पता लगा डीएनए का, तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। और उसके बाद फिर डीएनए का जब स्ट्रक्चर पता लगा तो बहुत सारे जीन्स का स्ट्रक्चर भी, फिर डीएनए जो है सो मतलब वन जीन वन प्रोडक्ट थ्योरी जो चल रहा था वो पता चला। और उसके बाद फिर क्योंकि प्रोटीन का सीक्वेंसिंग तब तक नहीं हुआ था, कोई मेथड उसका डिवाइस नहीं हुआ था, तो सैंगर ने प्रपोज किया था अमाइनो एसिड को सीक्वेंस करने का मेथड, पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसने सबसे पहले इंसुलिन को जो है सीक्वेंस किया था, हार्मोन इंसुलिन को, फ्रेडरिक सैंगर। इंसुलिन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बता देता हूं आपको। देयर इज ए चेन एंड बी चेन। इंसुलिन जो है उसमें A chain is smaller, B chain is longer, and there is a disulfide bridges between these, और A chain में इंट्रा चेन डाइसल्फाइड लिंकेज। अमीनो टर्मिनल पर एक चीज याद रखिएगा, ए में है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड और बी चेन में है फिनाइल एलानिन। तो इसको सैंगर ने पहले सीक्वेंस किया था, लेकिन उसका सीक्वेंसिंग मेथड जो था कंप्लीट नहीं था। वो सिर्फ जो है अमाइनो टर्मिनस पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है इसका पता लगा सकता है, उसने जो मेथड डिवाइज किया था। ओके, तो उसके रिएजेंट का नाम था, आप लोग याद रख सकते हो, यहां पर टाइप कर दो। अच्छा, यहां पर FDNB, full form is 1-fluoro-2,4-dinitro-benzene, 1-fluoro fluoro 2,4 dinitrobenzene। तो सैंगर ने इस रिएजेंट को डेवलप किया था, और ये रिएजेंट जो है आपका बाइंड करता है, FDNB बाइंड्स विद द अमीनो टर्मिनस,
amino acid present at the amino terminus of the chain. So in this case, एक सेकेंड है. आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। तो FDNB जो है सेंगर ने डिवाइस किया था, लेकिन इसमें त्रुटि क्या थी इसमें, उसके मेथड में ये सिर्फ जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो टर्मिनस पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसका पता लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है क्या करता था, वो इसको FDNB जो है बाइंड किया कहां पर, अमीनो टर्मिनस पर, और इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर HCl, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है HCl, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, FDNB तो अमीनो टर्मिनस के इस पर बाइंड किया हुआ है, लेकिन 6 मोलर HCl जो है बीच के भी पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये ब्रेक कर दे रहे थे। क्योंकि FDNB को अगर HCl से नहीं साथ में रिएक्ट कराएंगे तो FDNB सिर्फ क्या करेगा, पेप्टाइड चेन के एन टर्मिनस पर जो अमाइनो एसिड है उसके साथ बाइंड किया हुआ रहेगा बस। तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा कौन अमाइनो एसिड है। ओके, तो उस अमाइनो एसिड्स को तोड़ करके निकाल के उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के हाइड्रोलाइज करके निकालना जरूरी है, तभी उसको करेक्टराइज कर सकते हैं कि इट इज दिस अमाइनो एसिड। ठीक है, तो उसके लिए 6 मोलर HCl लगाया, तो 6 मोलर HCl की वजह से और भी पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर गए। तो इस पूरे मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स में वो पता लगा पाएगा सिर्फ कौन सा अमाइनो एसिड FDNB के साथ अटैच्ड है। तो दैट अमाइनो एसिड विल बी आइडेंटिफाइड एज द अमाइनो एसिड प्रेजेंट एट द अमीनो टर्मिनस ऑफ द पेप्टाइड चेन। तो ये सेंगर का मेथड में ये खामी था। उसके बाद जो है एडमान का नाम अगर सुने होंगे, तो एडमान ने एक रिएजेंट दिया, प्रोसीजर बनाया था। ठीक है, सो दे हैव एम्प्लॉयड प्रोसेस जिसका नाम है एडमान डिग्रेडेशन प्रोसीजर। एडमान डिग्रेडेशन प्रोसीजर, इसमें क्या कर रहा था वो, इसमें क्या करता है कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट नाम है इसका। ठीक है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ओके, नाम है इसका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इसमें FDNB था एजेंट सेंगर वाले में, इसमें नाम है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, कहाँ गया, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, अंडर अल्कलाइन कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में हो रहा था रिएक्शन, यहाँ पर हुआ अंडर अल्कलाइन कंडीशन it is reacting with your polypeptide chain, और ये क्या करता है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट्स अंडर अल्कलाइन कंडीशन इट कन्वर्ट्स, और ये माइल्ड कंडीशन है, कोई स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन है, अंडर माइल्ड
alkaline condition converts the amino terminal amino acid to a phenyl thiocarbomoil. Phenyl thiocarbomoil. Short form is PTC adduct. और फिर क्या होता है, द पेप्टाइड बॉन्ड, इसको मैं बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख देता हूं। द पेप्टाइड बॉन्ड next to the PTC adduct is then cleaved in a step. Carried out in anhydrous trifluoro trifluoroacetic acid. Rosatic acid with the removal of the amino terminal amino acid as an anilino thiazolinone anilino-thiazolinone derivative. This is about the Edman procedure. सिंपल है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। सेंगर वाला मेथड समझ लिए थे, पुराना वाला जो मेथड है। ओके, इसी सेंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग का भी मेथड इजाद किया था। ओके, सेंगर, और इसने प्रोटीन सीक्वेंसिंग का भी फर्स्ट जो है, लेकिन ये कंप्लीट सीक्वेंस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अमाइनो टर्मिनस पर जो अमाइनो एसिड है उसका पता लगा रहा है। सॉरी, इसमें क्या होता है, व्हाट यू सी इज अंडर द प्रेजेंस ऑफ, इसका स्ट्रक्चर सब याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप जान लीजिए। यहाँ पर मैं टेक्स्ट से लिख देता हूँ, फिनाइल आइसोथायोसाइन, फिनाइल आइसो, कहाँ गया ये, फिनाइल आइसो
साइनेट, ये जो है रिएक्ट किया। अब ये कंडीशन आप दिए, आपके रिएक्शन मिक्सचर में ये है, रिएजेंट में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और क्या है ये, माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन में, यानी यहाँ पर मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और माइल्ड है यानी कम ही है। तो ये हो गया माइनस, माइनस चार्ज है इस पर, OH माइनस इसमें। अब ये जो है, when you give it to a subject this reagent with a polypeptide chain, और यह लिख दो पेप्टाइड ही बात है, पेप्टाइड chain, then what will happen? PTC adduct will form। PTC इसको बोलते हैं एडक्ट, और आपका प्लस नहीं, PTC एडक्ट बना, उसके बाद फिर PTC एडक्ट जो है टूटता है, और उसके बाद अनिलीनो थायोबेंजोलिनोन, ये जो है फॉर्म हुआ डेरिवेटिव, अनिलीनो थायोबेंजोलिन। डरो मत, ये सब नाम टेढ़ा है, लेकिन अभी हम समझा दे रहे हैं। डेरिवेटिव बना, और साथ ही साथ आपका पेप्टाइड जो है शॉर्ट हो गया, यहाँ पर प्लस डेरिवेटिव बना, और पेप्टाइड जो है शॉर्ट हो गया, शॉर्ट एंड पेप्टाइड। ये यही मेथड जो है आजकल यूज होता है प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए। अब देखिए, समझिए, दिख रहा है आपको, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक, अब देखिए, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें फिनाइल ग्रुप है यानी रिंग है, ठीक है, और आइसोथायोसाइनेट है, ठीक है, थायो है मतलब इसमें एक सल्फर है, साइनेट है मतलब एक सीएन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक दिस, देयर इज ए बेंजीन रिंग, अल्टरनेट, ये मेरा लाइन सीधा नहीं जाएगा, इसको माइंड मत करना, इसको सीधा समझना, अल्टरनेट बेंजीन रिंग, क्योंकि माउस से ड्रॉ करने में तिरछा हो जाएगा। ये हो गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दिए। अब साइनेट आइसो थायोसाइनेट है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विथ कार्बन, और थायोसाइनेट है, तो ये साइनेट हो गया, CN, थायो, कार्बन इज इन डबल बॉन्ड विथ
सल्फर हो गया। सबका वैलेंसी पूरा, नाइट्रोजन का 1 2 3, कार्बन का 2 2 4, सल्फर का 2, दोनों पूरा हो गया। यहाँ भी वैलेंसी पूरा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये अल्कलाइन कंडीशन में वो OH को नहीं लिख रहे, मतलब OH excess of OH, not too much excess, mild excess of OH। अब इसमें पेप्टाइड चेन सब्जेक्ट किया आप, पेप्टाइड में क्या है यहाँ पर, अब अमाइनो एसिड्स है, ओके। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 और अमाइनो एसिड रेसिड्यू N। कितने भी होंगे, लंबा पेप्टाइड चेन है। एंड दिस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ज्वाइंस विथ अमीनो टर्मिनस अमाइनो एसिड। सो इसको क्या बोलते हैं, PTC एडक्ट। ये यहाँ ज्वाइन कर गया अमाइनो एसिड नंबर 1, ये उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है, फोटो दिख रहा है आपको। Yes, sir. Now it has bound to अमाइनो एसिड नंबर 1। नहीं NH होता है ना, एबडक्ट फॉर्मेशन हो गया, तो इसको आपको मिटा दो। एक डबल बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया और दिस हैज, यहाँ पे भी CH हो गया। नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड नहीं टूटा। अब यह जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो टर्मिनस वाला है, ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है ये वाला आइसोथायोसाइनेट, दिस कार्बन इज दिस वन, और ये सल्फर ये वाला आ गया, ये रीअरेंजमेंट हो गया। एंड दिस अमीनो ग्रुप इज ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप है। और इसी से फिर नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन, अल्फा कार्बन ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड CH। अब इससे क्या है, अल्फा कार्बन से R1 है, R ग्रुप है, और एट द अदर एंड यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिल टर्मिनल है C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर
OH ग्रुप रिप्लेस्ड हो गया था, नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड है, ये नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड है, और दूसरा वाला अमाइनो एसिड्स का अमीनो टर्मिनल एंड जो है उससे बाइंड किया हुआ है। और फिर इधर कार्बन नंबर अल्फा ऑफ द कार्बन सेकेंड अमाइनो एसिड। इतना समझ, ये वाला पिक्चर समझ में आया आपको? यही है पीटीसी एडक्ट। पीटीसी एडक्ट यानी पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो टर्मिनल एंड पर कैपिंग हो गया किसका? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का, और एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल बना जिसमें पेप्टाइड इज बाउंड विथ फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, दोनों मिलके पीटीसी एडक्ट बना। पीटीसी एडक्ट ये है आपका, और ये दिस इज द amine group of the alpha carbon of the first amino acid. Okay, so अब क्या होगा? इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट बना, इसके बाद this will break in the presence of CF3COOH, trifluoroacetic acid. Trifluoroacetic acid. This will break in the presence of trifluoro, इसका फॉर्मूला है CF3 COOH। बीच में कार्बन है, चारों तरफ, तीन तरफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया, और कार्बन और यहाँ पर COOH है। देखो अभी 1 मिनट भी कम बचा, ये सारा ड्राइंग गायब हो जाएगा। बताओ CF3, इसको समझ गए आप लोग? क्लास एंड होगा, ड्राइंग चला जाएगा। CF3COOH ट्राइफ्लुओरोसेटिक एसिड, इसके प्रेजेंस में क्या बन गया? ये जो है पीटीसी एडक्ट टूटा, और अपने साथ क्या लेके टूटा? ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट के साथ जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसको लेके टूटा, यानी इतना फर्स्ट अमाइनो एसिड इंक्लूड हो गया, तो उसका नाम है अनिलीनोथायोबेंजोलिनोन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। अनिलीनोथायोबेंजोलिनोन डेरिवेटिव, यानी इसमें अनिलीनोथायोबेंजोलिनोन है और वो अमाइनो एसिड्स के साथ ज्वाइंट है, सो उसमें टूट गया, तो अमीनो टर्मिनस से एक अमाइनो एसिड निकल गया। ओके, और वो अमाइनो एसिड निकल गया, एक अमाइनो एसिड, तो फिर क्या बचा? अनिलीनोथायोबेंजोलिनो डेरिवेटिव के साथ एक अमाइनो एसिड है, और एक अमाइनो एसिड कम हो गया पेप्टाइड में, शॉर्टेंड पेप्टाइड, एक अमाइनो एसिड कम, फिर ये शॉर्टेंड पेप्टाइड विल अगेन रिएक्ट विथ दिस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और फिर ये साइकिल चलते जाएगा रिपीट हर बार, क्योंकि शॉर्टेंड पेप्टाइड रिलीज हुआ तो उसका भी एक अमीनो टर्मिनस अमाइनो एसिड क्रिएट हो गया, जो कि पहले सेकेंड पोजीशन पर था एंटायर पेप्टाइड चेन में, वो अमीनो टर्मिनस नहीं था, सेकेंड पर था, अब ये क्लीव होके निकल गया, फिर से अमीनो टर्मिनस फ्री हो गया इसका, और वो सेकेंड वाला अमाइनो एसिड अमीनो टर्मिनस एंड पर आया, शॉर्टेंड पेप्टाइड को फिर फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से रिएक्ट किया, पेप्टाइड चेन बना, पीटीसी एडक्ट बना, अलिनिनोथायोबेंजोलिन डेरिवेटिव फिर बना, उससे फिर एक और कम हो गया शॉर्ट पेप्टाइड।